अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, 1997 में मैंने MBBS किया और उसके बाद जिस तरह डॉक्टर्स MBBS करके आते हैं हाउस जॉब की। और 90 की दहाई में जो शुगर का मर्ज़ है वो आम तौर पर अमीरों की बीमारी कंसिडर किया जाता था। जिस तरह ट्यूबरकुलोसिस या TB का मर्ज़ गरीबों का मर्ज़ होता था, तो डायबिटीज़ या शुगर अमीरों का मर्ज़ कहलाया जाता था। लेकिन इन पिछली गुज़िश्ता 2-2.5 दहाइयों में शुगर का इंसिडेंस या ज़ियाबतीस का इंसिडेंस हमारे मुल्क में इतना बढ़ चुका है कि अब ये सिर्फ अमीर लोगों तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि मुतवसत और इवन के गरीब फैमिलीज़ के अंदर भी शुगर का मर्ज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसका बहुत बड़ा एक जो डायबिटीज़ बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, समुंदर मैं कहूँगा कि है, और इसके बहुत सारे पहलू हैं। तो आज जिस पहलू पे हम बात करेंगे वो ये है कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ख़ास तौर पर जो हमारा निज़ाम हज़म है, मैदा और आंतें, उसके सिस्टम के ऊपर ज़ियाबतीस के लॉन्ग टर्म असरात क्या होते हैं। और आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर मदीहा नज़र, कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट होली फैमिली हॉस्पिटल की। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। जिस तरह प्रोग्राम के इब्तदाइये में मैंने ज़िक्र किया कि इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और आज हम एक मखसूस कॉम्प्लिकेशन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी मेडिसिन में हम कहते हैं डायबिटीज़ इज़ मदर ऑफ़ ऑल इलनेसेस, कि ज़ियाबतीस सादा अल्फाज में तमाम बीमारियों की माँ है। तो डॉक्टर साहबा, बीइंग एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, बीइंग एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, इस तरह क्यों कहते हैं? देखिए, ज़ियाबतीस की बीमारी जो है ये हमारे मुल्क में एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है, और इसको मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ इसीलिए कहा जाता है कि इसमें सिर्फ आपके खून में शुगर नहीं बढ़ती, बल्कि इस शुगर के इजाफे की वजह से आपका खून जिसने भी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को टच कर रहा है वहाँ वहाँ उसके असरात आने शुरू हो जाते हैं। इसमें सारे जिस्म के हिस्से शामिल हैं, जैसे कि दिमाग है, जैसे कि दिल है, जैसे कि निज़ाम हज़म है, जैसे कि आपकी खून की नाड़ें हैं जो कि आपके हाथों पाँवों को सप्लाई करती हैं, आपकी नर्व्स हैं। तो हर चीज़ पे इसका इम्पेक्ट आता है, इसीलिए इसको मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, आम फहम ज़ुबान में तो लोगों को यही तासुर होता है कि जनाब शुगर में हमारे खून के अंदर शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है। तो अगर ये मुस्तकिल बढ़ी रहे या पेशेंट ने दवाइयों से इसको कंट्रोल भी किया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस या दूर रस जो पेचीदगी हैं वो क्या क्या हो सकती हैं डायबिटीज़ की? देखिए, दोनों बातें आपने कही, तो कंट्रोल अच्छा हो तो फिर दूररस मसाइल जो है वो निस्बतन बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन दवाई ना खाना, शुगर का एक ख़ास हद से ज़्यादा होना, मसलन खाने के बाद 200 से ऊपर होना और खाने से पहले 150 से ऊपर होना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो आप उसके नताइज हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में आँखों का पर्दा मुतासर हो सकता है। जो हम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखते हैं वो न्यूरोपैथी की कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें मरीज़ ये कंप्लेन करते हैं कि जी हाथों पाँवों में जलन बहुत होती है, दर्द होता है, रात को क्रैम्प्स पड़ते हैं। इसी तरह इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें यूरिन की इन्फेक्शंस हो सकती हैं, स्किन की इन्फेक्शंस हो सकती हैं। इसके अलावा दिमाग और दिल पर उसके असरात जो हैं वो बाज़ औक़ात ख़तरनाक होते हैं, जैसे कि फ़ालिज का अटैक हो सकता है, दिल का अटैक हो सकता है। निज़ाम हज़म पे इसके बहुत सारे असरात आते हैं। उसमें मैदे से लेके, बड़ी आंतों से लेके, मुँह से लेके, खुराक की नाली से लेके हर जगह पे इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के असरात आते हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या असरात हो सकते और हैं। गुर्दों का भी डॉक्टर साहब काफ़ी ज़्यादा जी, गुर्दों पे कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल हैं। गुर्दों पे असर आता है, और पहले हम कहते थे कि हम गुर्दों के टेस्ट 5 साल बाद कराएँगे, लेकिन अब रिकमेंडेशंस यही हैं कि टाइप 2 में तो आप पहले दिन ही गुर्दों का टेस्ट करवा लें, और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन हर साल बाद हम इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम अपने उस टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से होने वाली जो मैदे और आंतों की जो कमज़ोरी है वो क्या चीज़ होती है? अम, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपकी शुगर कंट्रोल से ज़्यादा अरसे तक बाहर रहती है और वो एक ख़ास हद से ज़्यादा रहती है, तो उसका असरात जो है ना नर्व्स पे आते हैं। एक हमारे जिस्म में एक सिस्टम होता है, उसको हम ऑटोनॉमिक सिस्टम कहते हैं,
ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है ये वो चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है जो कि बज़ाहिर हम जिनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे पसीना आना ऑटोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर ऑटोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे आंतों की हरकतें जो हैं वो ऑटोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती और वो खुद ब खुद हो रही होती हैं, खुद ब खुद हो रही होती हैं। और ये सिस्टम किस तरह काम करता है, ये नर्व्स के थ्रू काम करता है। तो हमारे जिस्म में नर्व्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ हिस्सों में जाके उनको मैसेज देती हैं कि जी अब आप अपना काम करें। इसी तरह से एक नर्व होती है जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं, उसकी मुख्तलिफ शाखें हैं जो कि हमारे मैदे और आंतों की तरफ जा रही होती हैं। तो जब ये नर्व्स जो हैं, हर नर्व की अपनी ब्लड सप्लाई होती है और उस ब्लड सप्लाई को जो है वो हमारी खून की नाड़ें लेके जा रही होती हैं। जब शुगर एक ख़ास हद से बढ़ती है तो वो जो नर्व्स की ब्लड सप्लाई है वो इफ़ेक्ट होती है और उसका नतीजा ये होता है कि जो नर्व्स हैं उनके बाहर की लाइनिंग और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर की लाइनिंग जो है वो इफ़ेक्ट होती है। जब नर्व एक करंट कन्वे कर रही होती है, जब वो मैसेज ही नहीं जाएगा आपके अगले हिस्सों को, आंतों को या मैदे को कि जी अब आपने हरकत करना है, तो फिर उसमें फिर देरी आती है, फिर मुख्तलिफ अलामात आती हैं। या सादा अल्फाज में अगर हम इसको इस तरह रिफ्रेश करें कि अगर एक बल्ब जल रहा है तो पीछे बिजली की तार है, अगर आपने वो काट दी है तो बल्ब नहीं जलेगा और अंधेरा रहेगा। या आप उसको हल्का काट दें तो वो या हल्का कर दें, जैसे करेगा। डिमर लगा होता है पंखे में तो आप उसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे ही स्लो कर लें या फास्ट कर लें। बिल्कुल। ऑल राइट डॉक्टर साहबा, अब हम आते हैं कि रिस्क फैक्टर्स। डॉक्टर साहबा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से एक मरीज़ में दूसरे की निस्बत ये जो मिदे और आंतों का जो स्लो हो जाना है वो ज़्यादा हो जाता है। देखें, इसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो यही है कि पेशेंट की ब्लड शुगर कंट्रोल में ना हो। तो जब हाई ब्लड ग्लूकोज रहेगी मोर देन 200 खाने के 2 घंटे बाद और खाने से पहले 130 से ऊपर, तो उसके नतायज फिर ये आएंगे कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपकी नर्व्स इफ़ेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके अलावा कुछ हमारी दवाइयाँ हैं जिनसे भी कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है। मैं विटामिन बी का ख़ास तौर पे यहाँ ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी। मेटफॉर्मिन से विटामिन बी की कमी हो सकती है। दूसरा ये कि हमारी डाइट में अगर अच्छा विटामिन बी का जो है वो कंटेंट नहीं है, उसमें हमारे मीट का इंटेक अच्छा होता है, तो ये विटामिन्स जो हैं ये, इसके अलावा विटामिन B6 है या 1-2 और विटामिन्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी नर्व की हेल्थ को मेंटेन करने में। इनकी कमी की वजह से जो है फिर उससे भी आपकी नर्व्स मुतासिर होती हैं और मैदे के ऊपर और आंतों के ऊपर असरात आने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने मुख्तलिफ वाइटामिन्स जो बी सीरीज़ के वाइटामिन्स हैं उनका जिक्र किया, तो मैं चाहूँगा कि आप आवाम को ये भी बताइए कि कौन सी ऐसी शुगर के मरीज़ों को चीज़ें खानी चाहिए जिसमें वाइटामिन B1, B2, B6, B12 ये ज़्यादा मिकदार में हों और ताकि नर्व्स को जो डैमेज है उसको स्लो डाउन किया जा सके। देखिए, सबसे ज़्यादा रिच सोर्स तो मीट है, छोटा गोश्त। बड़ा गोश्त हम थोड़ा सा रिकमेंड इसलिए नहीं करते हैं कि वो सैचुरेटेड फ़ैट उसमें रिच होता है, तो हम उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको मीट की एक, मतलब मैं कहूँगी कि एक छोटी जो उसका छोटा पोर्शन होता है जो कि हमारी डाइट अमूमन हमारी हांडियों में डाला जाता है, वो 30 ग्राम्स होता है, तो वहाँ उतना मीट का इंटेक आपका हफ्ते में 2 से 3 दिन होना चाहिए। फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं दे आर वेरी रिच, लीफी वेजिटेबल्स जिनको हम कहते हैं, साग, पालक, मेथी, ये इस टाइप की चीज़ें, ये पकी हुई सब्जियाँ हैं। फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स में आपका कुकम्बर है, आपकी सलाद के पत्ते हैं, आपकी कैबेज है, इसके अलावा लेटस है, तो ये इनको भी अपनी डाइट में बराबरी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रूट्स का इंटेक जो है वो भी हम एक क्वांटिटी बताते हैं आपको ना डायबिटिक पेशेंट्स को कि जी अगर मैं जनरली बात करूँ तो डेली का 1 फ्रूट अ डे इट्स क्वाइट इनफ। और उसमें भी और कोई सा भी मौसमी फल हो सकता है, कोई भी मौसमी फल हो सकता है, बिल्कुल। और उसका टाइम ये हो कि आप उसको बिटवीन द मील्स लें, खानों के दरमियान में लें, तो वो फिर बेहतर टाइम होता है कि उस टाइम पे आपकी शुगर पीक नहीं करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशेंट है जिसके अंदर ड्यू टू चलें उसका शुगर कंट्रोल नहीं रहा, दवाइयाँ टाइम पे नहीं खाता रहा मरीज़ और उसकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल रही, नर्व्स के ऊपर असर हुआ जिसके नतीजे में मैदा और आंतें जो हैं वो सफ़र कर रही हैं। अब मरीज़ को कैसे पता चलेगा कि उसको ये तमाम, जिसे हम गैस्ट्रोपरेसिस कहते हैं, ये हो रहा है, उसकी अलामात क्या होंगी? जी, देखिए इसकी अलामात शुरू में तो हल्की फुल्की होंगी, जैसे कि है कि आपको एसिडिटी की फीलिंग ज़्यादा आ रही होगी, आप खाना खा रहे हैं उसके बाद 2 घंटे बाद भी आपको लगेगा कि जैसे आपको भारीपन फील हो रहा है, रीगर्ज हो रहा है, कि आपको बार बार लगेगा कि आपका खाना जो है वो जो अफारे की फीलिंग होती है वो जो आ रही होती है कि जिसमें पेट भरा हुआ है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट भरा हुआ है, वो बाद में आएगी। पहले ये फीलिंग आएगी कि जैसे एसिड ऊपर आ रहा है, फिर उसके कुछ अरसे के बाद जो है फिर ये होगा, जो सबसे कॉमन कंप्लेन हमारे पेशेंट कहते हैं कि जी खाना खाने के बाद मैदा फूल जाता है। उनको यहाँ पे ख़ास किस्म का ना जो
जो स्टमक की जगह पे एक फील होता है कि हमारा पेट बाहर आ गया, बल्ज सा बन जाता है। बल्ज बन जाता है। तो वो चीज़ जो है वो स्टमक, और वो बेहतर घंटे डेढ़ बाद जब नर्व्स थोड़ा सा बहाल होती हैं उसके बाद वो फिर अपना काम शुरू करती हैं, फिर मैदा आगे एक फूड भेजता है। और आंतों में कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज़ होना, ये भी न्यूरोपैथी की निशानी होती है। छोटी आंत में, इसके अलावा बड़ी आंत में भी, और लूज़ मोशंस भी बाज़ औक़ात हो जाते हैं। ये सब ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी का पार्ट है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हो गए सिम्टम्स। अब इनके असरात मरीज़ की सेहत पे क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि वो खाना, पेट फूल जाता है, रीगर्ज होता है, तो ऑटोमेटिकली डाइट कम हो जाती है। डाइट कम होगी तो आपका वेट लूज़ होगा। एक तो ये अलामात है। दूसरा ये कि कांस्टेंट फीलिंग है कि जी उसको कवर अप करने के लिए लोग ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेते हैं जो कि इजीली अवेलेबल है मैदे के लिए, किसी से पूछ ली और खा ली। तो लेकिन उनसे सिम्टम्स मुकम्मल बेहतर नहीं होते हैं, और पेशेंट जो है ना उनको हर वक्त की फीलिंग रहती है। अब हम इसकी प्राइमरी कॉज की तरफ आ जाते हैं डॉक्टर साहब। मैं चाहूँगा कि ज़रा एक दफ़ा दोबारा आप रीआइट्रेट कर दें कि प्राइमरी कॉज गैस्ट्रोपेरेसिस की या मैदे की कमज़ोरी की वो क्या होती है? मेन कॉज तो यही है कि जी आपकी शुगर्स वेल कंट्रोल होंगी। जैसे ही आपकी शुगर बहाल होगी, आपकी दवाइयाँ असर करेंगी। 2-3 वीक्स में आप बेहतर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं, क्योंकि आपकी ब्लड शुगर्स बहाल हो जाती है। आपकी नर्व्स जो हैं अगर परमानेंटली डैमेज नहीं है वो रीजनरेट हो जाती हैं, थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल। इसका मतलब अद्वियात से पॉसिबल है, अगर टाइमली बिल्कुल। डॉक्टर के पास हाँ, पेशेंट आ जाए बेहतर तो हो जाता है। दवाइयों से इलाज इसका मुमकिन है। डॉक्टर साहब, अब हम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के ऊपर आ जाते हैं। चूँकि ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ अक़साम हैं डायबिटीज़ की, तो क्या ये दोनों अक़साम जो हैं वो गैस्ट्रोपेरेसिस या मैदे की कमज़ोरी का रही होती हैं? बिल्कुल जी, क्योंकि जो शुगर की किस्में हैं उन दोनों में शुगर बढ़ती है। तो अगर आपकी शुगर टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों सूरतों में जो है आपकी शुगर बढ़ी हुई होगी तो आपको ये प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसमें टाइप का इतना कोई रोल नहीं है जितना ये कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का वो तो ज़्यादा डॉक्टर रोल है। साहब, लगे हाथों आप टाइप्स को भी ज़रा थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें पब्लिक के लिए कि टाइप बिल्कुल। 1 कौन सी होती है और हाँ, टाइप 2 कौन सी होती है? हो सकता है हमारे कुछ नाज़रीन को पता ना हो इस बारे में। देखिए, टाइप 1 का मतलब है कि पहली मैं ये क्लियर कर दूं कि पहले एक गलत थॉट प्रोसेस था कि जी टाइप 1 सिर्फ बच्चों में होती है और टाइप 2 बड़ों में होती है। ऐसा नहीं है। टाइप 1 अब किसी भी एज में हो सकती है। आपका पैनक्रियाज जो है उसको जिस्म में ऑटोइम्यून एक सिस्टम होता है कि जो कि एंटीबॉडीज़ बनाता है, और वो अपने ही जिस्म के हिस्सों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें पैनक्रियाज की टूट फोड़ होती है। और उसमें पैनक्रियाज लबलबा जो इंसुलिन बनाता है मुकम्मल ख़त्म होता है। जिस्म से इंसुलिन कम्प्लीटली ख़त्म होती है और एब्रप्टली ख़त्म होती है विद इन अ पीरियड ऑफ मंथ्स और 1 ईयर। तो उसकी वजह से फिर अचानक से जब शुगर बढ़ती है तो फिर लोग जो हैं, मेजॉरिटी लोग इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि उनको हॉस्पिटल में एडमिशन करवाना पड़ता है या उनका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है विद इन फ्यू मंथ्स। और फिर जब हम देखते हैं कि ये और हम अगर कुछ लोग उनको टैबलेट्स का ट्रायल देते भी हैं तो एक ख़ास लेवल से नीचे शुगर्स नहीं जाती, 300-350 तक नहीं जाती। दैट इज़ द टाइम कि हम डिसाइड करते हैं ये टाइप 1 है। टाइप 1 के कुछ टेस्ट भी होते हैं, लेकिन वो टेस्ट थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हों तो आपको टाइप 1 नहीं है। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ही मैं एक और ज़िमनी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह टाइप 1 में आपने फरमाया कि ड्यू टू एनी रीज़न, आमतौर पे मेरे ख्याल है जेनेटिक भी होता है या फैमिली हिस्ट्री हो, उस वजह से हो रहा होता है टाइप 1 डायबिटीज़। उसमें लबलबा जो है वो अपना काम नहीं कर रहा अंदरूनी अवामिल की वजह से, ऐसे ही है और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही। जी। तो इसका मतलब है कि अगर मरीज़ का जो खा रहा है या शुगर अगर नॉर्मल से भी कम ले रहा है या एतदाल में रहते हुए मीठी चीज़ें खा रहा है, इसका मतलब इसको भी फिर हो जाएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि इंसुलिन कम नहीं ना बन रही ये एक जिसम बात में। याद रखें कि सिर्फ खाना खाने से हमारी शुगर नहीं मेंटेन होती। आप अगर 2-3 दिन खाना नहीं खाते, रोज़ा रखते हैं आप, तो रोज़े में क्यों नहीं आपकी शुगर गिरती? नॉर्मल डेज़ में तो हम लोगों की तो नहीं गिरती ना। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि हमारा अपना जिस्म, हमारा लिवर, हमारा किडनी ग्लूकोज बनाता है और वो हमारे लेवल को दरमियान में मेंटेन मेंटेन रखता कर है। लेते हैं। और जब हमारा स्टोर ग्लूकोज का ख़त्म हो जाता है तो हमारा फैट ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ है कि अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, लेकिन डायबिटिक्स में ये सिस्टम जो है ना, ये उस तरह ऑपरेट नहीं कर रहा होता। तो इसलिए ये कहना, बहुत से मरीज़ ये कहते हैं कि हम डाइट कंट्रोल पे हैं। टाइप 1 डाइट कंट्रोल पे नहीं रह सकते, उनको इंसुलिन चाहिए, अदरवाइज़ उनके बॉडी में फ़ैट की ब्रेकडाउन होगी और कीटोन्स बनेंगी और वो कोमा में चले जाएंगे। ठीक है। इसी तरह टाइप 2 जो हैं वो भी एक वक्त, अगर वो डाइट कंट्रोल पे रहते हैं तो याद रखें कि उनकी शुगर मैक्सिमम 200-250 तक रहेगी। ठीक है, लेकिन 200-250 भी उनके लिए ज़्यादा है। उनके लिए खाने के बाद आइडियली हमारी फास्टिंग शुगर 100 से कम होनी चाहिए, जो बेस्ट सिनेरियो है, और खाने के 2 घंटे बाद 140 से कम होनी चाहिए। इससे जब थोड़ी सी ऊपर जाती है, जब आप प्री डायबिटीज़ में दाखिल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं।
सब नाड़ों पे असर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए खाली डाइट पे रहना, जब आप प्रॉपर डायबिटीज़ की रेड लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, वो डेंजरस है। तो आपकी इन बातों से नतीजा ये निकाला जा सकता है कि टाइप 2 में इंसुलिन या लबलबे में इतना प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम आपका ये है कि जो आप कैलोरीज़ हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्तादार ग़िज़ाएँ ज़्यादा ले रहे हैं। तो इट मीन्स के जो खाने पीने में एहतियात है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादा अहम है बनिस्बत टाइप 1 डायबिटीज़ के। हाँ, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को फिर हम सिखाते हैं कि आप, क्योंकि टाइप 1 मुकम्मल इंसुलिन पे आते हैं, तो उनको बताते हैं कि उन्होंने कौन सी चीज़ कितनी खानी है और कितने यूनिट्स लगाने हैं। वो तो टोटली इंसुलिन पर डिपेंडेंट होते हैं ना, इसलिए हम बाहर से दे सकते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा खा रहे हैं तो हम आपको यूनिट की कैलकुलेशन बताते हैं कि आप इतने यूनिट एक्स्ट्रा ले लें। टाइप 2 के केस में अगर हमने गोलियों पर रखा हुआ है, तो जब भी आप ज़्यादा लेते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी अपनी इंसुलिन ख़त्म होती जाती है, फिर आपकी दवाइयाँ बढ़ेंगी और अल्टीमेटली फिर हम आपको इंसुलिन पे ले जाएंगे। जी नाज़रीन, डॉक्टर मदीहा नज़र के साथ डायबिटीज़ के ऊपर डिस्कशन जारी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर मदीहा, अब हम आते हैं, हमने देखे अलामात भी डिस्कस कर ली, उसकी वजूहात पे भी बात कर ली। अब हम आते हैं कि जो डायबिटीज़ की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन है गैस्ट्रोपरेसिस या मैदे और आंतों की कमज़ोरी, उसको जब आप पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसकी तशख़ीस किस तरह करती हैं? देखिए, वैसे तो जिस तरह हर बीमारी के लिए एक क्लिनिकल होता है कि आप हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे अपना बनाते हैं तशख़ीस, दूसरा होता है कि आप टेस्ट करवाते हैं। ज़्यादातर गैस्ट्रोपरेसिस के सिम्टम्स इतने ऑब्वियस होते हैं कि हमें टेस्टों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मरीज़ आगे बताते ही यही है कि जी खाना हज़म नहीं हो रहा, खाना ऊपर आ रहा है, पेट फूल रहा है, या कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया। और डायबिटीज़ हम देखते हैं तो वो शुगर्स जो हैं वो 250-300 रह रही होती हैं, HbA1c ज़्यादा होता है। तो ये एक मतलब ये कि काफ़ी क्लियरली सजेस्ट कर रही होती है गैस्ट्रोपरेसिस है। फिर भी कुछ लोगों में जब हम अगर हम करवाना चाहें टेस्ट, तो वो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में अवेलेबल हैं, क्योंकि इसके लिए जो रेडियो लेवल फूड दिया जाता है, और फिर उसके बाद आपके थोड़ी देर बाद एक्सरेज होते हैं और देखा जाता है कि वो मैदे से आंतों में कितनी देर में पहुंचा है। तो उन्होंने 4 घंटे से ज़्यादा हो तो फिर हम कहते हैं कि जी ये जो है ना, इसके अंदर पूरा सिस्टम स्लो काम कर रहा है। अगर 4 घंटे से ज़्यादा तक फूड वहाँ पर मौजूद है तो स्लो काम कर रहा है। इसमें कुछ मतलब ये भी होता है कि बाहर तो कुछ कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं जो मोटिलिटी टेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे एंडोस्कोपिक के लिए कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, वो भी ट्रांजिट टाइम देख लेते हैं कि मैदे से कितनी देर में गए, कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट है ये। लेकिन हमारे यहाँ पे अब ये टेस्ट जो है ना ज़रा कम यूज़ होते हैं, और रिसर्च पर्पसेस के लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हम इनको कम यूज़ करते हैं। अच्छा, आपके पास एक पेशेंट आया, डायग्नोज भी कर लिया आपने, जैसा फरमाया कि उसकी अलामात देखते हुए आपने डायग्नोज भी कर लिया। अब डॉक्टर साहबा, एक तो इलाज है वो जो शुगर का इलाज हो रहा है, जिसके लिए वो हो सकता है इंसुलिन ले रहा हो या खाने वाली अद्वियात शुगर की खा रहा हो। उसके अलावा और कौन से तरीका इलाज होते हैं कि हम जो मैदे और आंतों की कमज़ोरी है या वीकनेस है उसको इम्प्रूव कर सकें? बिल्कुल जी, इसमें दवाइयों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ की दवाइयों का भी और इंसुलिन का भी और उनके टाइमिंग का भी। अगर आपकी गैस्ट्रोपरेसिस है और आप इंसुलिन, मैं मिसाल दे रही हूँ, टाइप 1 की पहले बात करते हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि इंसुलिन तो उनको लग जाएगी खाने से आधा घंटा पहले। उनका फूड अभी मैदे में मौजूद है, उसको इंसुलिन के साथ, इंसुलिन का असर अगर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, अगर इंसुलिन का असर जब पीक हो रहा है उस टाइम पे आपके खाने को ब्लड में होना चाहिए, ताकि आपकी इंसुलिन उस वक्त असर करे और शुगर नीचे लाए। अगर गैस्ट्रोपरेसिस है तो नतीजा ये होता है कि इंसुलिन तो अपना असर दिखा देती है, आपका फूड अभी मैदे में ही पड़ा होता है। पेशेंट को उस टाइम पे शुगर लो होगी, और जब उनका मैदा खाने को आगे भेजेगा और वो ब्लड में जाएगा, उस टाइम पे इंसुलिन का लेवल नीचे आ चुका होगा और तब शुगर पीक कर जाएगी। ये बड़ा कॉमन सिनेरियो है जो कि इंसुलिन वाले पेशेंट्स का होता है। इसी तरह टैबलेट्स का भी यही है कि अगर आपके मैदा हरकत नहीं कर रहा और आपकी टैबलेट अपना कंप्लीट असर दिखा रही है उस टाइम पे और आपका ब्लड में नहीं पहुंचा, तो आपकी शुगर उस टाइम पे जो है पीक नहीं करेगी और वो थोड़ी देर बाद पीक करेगी। तो ऐसी सूरत में फिर हमें ऐसी दवाइयाँ देनी होती हैं कि जो कि आपके मैदे की रफ़्तार को तेज़ करें। अच्छा, इसमें यह भी बड़ा ज़रूरी है कि जो मैदे की रफ़्तार को तेज़ करने वाली टैबलेट है उसको किस टाइम पे दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। हम ये जहन में रखें कि उसका असर 2-2.5 घंटे में होता है, पीक उसकी आधे घंटे बाद हो जाती है, तो उसको खाने से आधा घंटा पहले हम देते हैं। कुछ लोग उसको फौरी खाने से पहले खा लेते हैं, कुछ लोग खाने के बाद खा लेते हैं, फिर उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, जिसने डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि जब भी इस तरह का कोई पेशेंट जाता है और डॉक्टर साहबा या डॉक्टर साहब आपको
ख़ास टाइम का बताते हैं तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बिकॉज़ ये बड़ा साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं कि कौन सी दवाई आपने खाने से पहले कितनी देर पहले खानी है और दूसरी दवाई खाना खाने के कितनी देर बाद खानी है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड होती हैं, तो जो टाइमलाइंस हैं उसको मैच करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये तो आपने अद्वियात का बताया कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैदे की और आंतों की रफ्तार बढ़ाने वाली अद्वियात भी मौजूद हैं जो हम देते हैं और मरीज़ के सिम्टम्स इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए इस तरह के पेशेंट्स को? पहली चीज़ तो यही है कि जी आप अपने डायबिटीज़ की जो डाइट है उसको फॉलो करें स्ट्रिक्टली, ताकि आपकी शुगर्स कंट्रोल में रहें और आपको गैस्ट्रोपेरेसिस ना हो। और अगर हो गई है तो उसके बाद ये कि दवाइयों को अपने टाइम पे लें, स्मॉल मील्स लें, खाना थोड़ा खाएं, भूख रख के खाएं, ताकि जो आपका थोड़ा सा खाना है ना वो टाइमली आगे मूव कर सके। अगर आप एक ही दफ़ा, हमारे बहुत सारे लोग हैं, मैं ख़ास तौर पे हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है जो कि दोपहर को अमूमन घरों में खाना नहीं खाते, वो ये करते हैं कि वो लेट ब्रेकफास्ट करते हैं और रात को जब आएंगे 8, 9, 10 बजे वो खाना खाएंगे, हैवी खाएंगे और फिर उसके बाद 1 डेढ़ घंटे के अंदर वो सो जाएंगे और फिर सुबह वो कहेंगे कि सब हमारा तो निज़ाम हज़म बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो ये होगा, इसीलिए खाना आपका होना चाहिए 8 o'clock डिनर। आपको अगर दोपहर को आपको थोड़ा बहुत कुछ लेना चाहिए, स्मॉल मील्स अ डे, ताकि रात को आपको कम भूख लगे, आप टाइम से खाएं और फिर उसके बाद आपके पास 3 से 4 घंटे का वक्फा हो, आपका स्टमक आगे खाना मूव कर चुका हो, फिर आप उसके बाद सोएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लाइफस्टाइल जो है ना आपका इस तरह का होना चाहिए। दूसरा, खाने के फ़ौरन बाद बैठे ना रहें। पहले साइंस थी, पहले लोग कहते थे कि खाने के फ़ौरन बाद वॉक नहीं करनी चाहिए। अब वो कहते हैं कि जो खाने के बाद जो आधा घंटा घंटा है उस दौरान अगर आप थोड़ा सा वॉक शॉक कर लेते हैं तो आपकी शुगर ज़्यादा डिक्लाइन करती है, बनिस्बत इसके कि आप खाना खाते ही जो है वो आराम करें, चेयर पे या लेट जाएं। थोड़ा सा घर में, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि घर के अंदर 3-4 चहलकदमी कर लें, विशेष ज़रूरी नहीं कि आप पार्क ही चले जाएं, आप बाहर नहीं छत के ऊपर चले जाएं, आप घर के हाँ, अंदर वॉक कर लें थोड़ी घर सी। के अंदर अपने 3-4 चक्कर लगाएं खाने के फ़ौरन बाद, उसके बाद आप बेशक रेस्ट करें। और वैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें एक्सरसाइज की क्या अहमियत है डॉक्टर बहुत साहब? अहमियत है जी। हमारा रिकमेंडेड तो ये है कि आप 15 से 20 मिनट रोज़ाना करें या महीने हफ्ते में आप 150 मिनट पूरे करें। लेकिन उसके अलावा मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि वो बार बार ये कंप्लेन कहते हैं कि हमारा पेट बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे इंसुलिन वाले पेशेंट्स, उनके लिए अपने मसल टाइटनिंग एक्सरसाइजेज जो कि आपके एब्डोमेन की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि आपके पेट के मसल्स को कौन सी चीज़ टाइट करती है, जिसमें लेट के लेग रेजेस करना या अपने सर को ऊपर नीचे करना, ताकि आपके अपर और लोअर बेली जो है ना वो मसल्स टाइट रहें। हाँ, वो टाइट रहें और उसका फिर इम्पैक्ट आपकी गैस्ट्रोपेरेसिस पे भी आता है। जो आप जब ख़ास तौर पे जब आप क्या कहते हैं उससे ऐसी एक्सरसाइज करते हैं कि जिसमें आपने अपनी ब्रेथ होल्ड करनी होती है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी सारी बॉडी के मसल्स पे आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल इशू की तरफ आता हूँ। हमारे मुल्क में सेल्फ मेडिकेशन एक आम सा एक फाइंडिंग है कि एक दवा एक मरीज़ को दी और उसने वही अलामात दूसरे में नज़र आई तो उसने कहा जी मैंने भाई ये दवाई इस्तेमाल की थी, आप भी वही वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारा चेक एंड बैलेंस मेडिकल स्टोर्स पे इतना ज़्यादा नहीं है। ऐसी अद्वियात जिनके लिए नुस्खे की ज़रूरत है वो भी जब आप जाकर कोई मरीज़ बताता है तो मेडिकल स्टोर वाले ख़ुद से भी अद्वियात दे देते हैं। अब जो आपने अलामात बताई गैस्ट्रोपेरेसिस की, उसमें देखें बदहज़मी हो गई, हार्ट बर्न हो गया, सीने में जलन हो गई, अफारे की फीलिंग हो गई, कब्ज़ हो गया। अब ये बड़ी अमूमी सी मालूम जो अलामात हैं और इसके लिए हमारे पास जो लोग हैं वो कोई कोला ड्रिंक्स की तरफ जाएगा कि जी बदहज़मी हो रही है तो मैं कोला ड्रिंक पी लूँ, कोई कुछ लेगा, कोई मेडिकल स्टोर पे जाएगा कि जी मुझे बदहज़मी हो रही है, मुझे कब्ज़ हो रही है, क्या दवाई लूँ। इस ट्रेंड को आप कैसा देखती हैं? बहुत कॉमन है जी ये ट्रेंड, और उसका नतीजा ये होता है कि देखिए हम आपको जब दवाई देते हैं ना, हम एक कम्बिनेशन बना के देते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि हमने मैदे में एसिड कम करना है, हमने मूवमेंट स्टमक की बढ़ानी है और हमने स्टमक की कोटिंग करनी है ताकि वो हील कर जाए। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों में बाज़ औक़ात फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है जो कि फूड पाइप से लेके आपके मैदे तक जाती है और उसकी वजह से भी बड़ी एक मुंह का टेस्ट ख़राब होना, जलन होना, निगलने में दुश्वारी होना, ये सब आ रहे होते हैं। तो हम एक पूरा सिस्टम हम पहले असेस करते हैं, फिर उसके बाद एक आपको कम्बिनेशन बना के देते हैं।
फिर उस चीज़ का असर और हो जाता है, फिर हम शुगर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ताकि वो जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं वो असर करें। मेरे पास लोग आते हैं जो मेडिकेशन ले रहे होंगे लेकिन उनको बेहतरी नहीं आ रही। वजह ये होती है कि आपकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं होती हैं, उनके टाइमिंग आपको नहीं बताए गए होते और आप अपनी मर्ज़ी से उनको खा रहे होते हैं। तो सिर्फ दवाई नहीं लेनी है, उसके पीछे एक बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो हम देख रहे होते हैं। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहबा ने बड़े अहम पहलू की तरफ इशारा किया है कि अगर आपको शुगर है और आपको गैस्ट्रोपेरेसिस या मिदे और आंतों की कमज़ोरी है, जिसकी वाज़ेह अलामात ये होंगी कि आपको सीने में जलन होगी, गैस की फीलिंग होगी, पेट भरा हुआ महसूस होगा, आपको कब्ज़ भी हो सकती है। तो उस सूरत में ज़रूरी है कि बजाय से कि आप खुद अपने तजर्बे करें, अपने टोटके इस्तेमाल करें, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर, अगर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं तो नथिंग लाइक दैट, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। लेकिन अगर वहाँ पर अवेलेबल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है तो आप किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास चल के अपनी अलामात का ज़ाला करवाएं, बजाय से कि आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पे जाएं और वहाँ से अपने ही मर्ज़ी से आप अद्वियात लेकर जो है वो शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, अब हम इस तरफ आते हैं कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें माशी कंस्ट्रेंट्स तो होते ही हैं, गवर्नमेंट के पास भी फ़ंड्स की कमी होती है, फिर लोगों की अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है, पॉवर्टी लाइन से नीचे काफ़ी लोग हैं, तो अक्सर लोग गैस्ट्रोपेरेसिस के होते हुए भी इलाज नहीं करवा पाते, डॉक्टर के पास जाने की फ़ीस नहीं होती या ड्यू टू एनी रीज़न वो इलाज नहीं करवाते। उस सूरत में अगर हम इसका इलाज नहीं करवाते, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए, इसमें कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि बार बार शुगर लो होगी या शुगर एकदम से पीक करेगी, वेरिएबिलिटी आएगी शुगर में, इसको हम वेरिएबिलिटी कहते हैं। वेरिएबिलिटी जो है वो ज़्यादा डेंजरस होती है। वेरिएबिलिटी है कि आपकी थोड़ी देर में शुगर 400 है, फिर 80 है, फिर एकदम से 300 है, फिर स्पाइक्स आ रहे हैं 110 है। इसमें। हाँ, तो ये वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी जो है ना वो फिर आपकी खून की नाड़ों को और आपकी नर्व्स को बहुत डेंजरसली अफेक्ट करती है, ठीक है। और गैस्ट्रोपेरेसिस की वजह से फिर मैंने जैसे कि कहा कि मोशन होना या कब्ज़ होना, खाना प्रॉपर ना ले सकना, वेट लॉस होना, ये सारी अलामात आएंगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में हो ताकि गैस्ट्रोपेरेसिस डेवलप ना हो, और अगर है तो वो उसकी ट्रीटमेंट दी जा सके और वो उसका सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। डॉक्टर साहबा, अब तक हमने जो अहाता किया है इसका कि इसके हमने वजूहात भी डिस्कस कर ली कि मैदे की कमज़ोरी क्यों होती है, उसकी अलामात क्या होती हैं, उसको हम तशख़ीस कैसे करते हैं, तशख़ीस होने के बाद इलाज क्या कर सकते हैं, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, तर्ज़ ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ ला सकती हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन तमाम जो अभी हमने डिस्कशन की उसका लुबे लुबाब, क्रक्स जिसे हम कहते हैं, प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूँगा कि आप पब्लिक को की नोट, जो आपका की टेक होम मैसेज है, वो आप क्या देना चाहेंगी इस कॉम्प्लिकेशन के हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगी कि जी गैस्ट्रोपेरेसिस टाइप 1 टाइप 2 किसी भी किस्म की डायबिटीज़ में हो सकता है, और ये तभी होगा जब आपकी शुगर लेवल्स जो हैं वो ख़ास हद से बाहर होंगे। ये एक ट्रीटेबल कॉज है। मेजॉरिटी पेशेंट्स में अगर हम टाइम पे शुगर्स कंट्रोल कर लेते हैं और आपको मेडिकेशन दे देते हैं, इसके सिम्टम्स बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि बजाय ये कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन करें, आप ज़रूर हमसे रब्ता करें ताकि हम आपको उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान दे सकें और आगे के लिए आपके लिए आसानी पैदा हो सके। जी नाज़रीन, शुगर और उसकी ये एक कॉम्प्लिकेशन जिसे हम मिदे और आंतों की कमज़ोरी कहते हैं, उसके ऊपर ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और मैं आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर मदीहा का कि इन्होंने इतनी मसरूफ़ियात में से आज इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।